जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे भाग नंबर 4 पॉलिटी का जो है भाग नंबर 4 को देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व जो है शुरुआत कब किया गया है? देखिए, ये शुरुआत बहुत पहले से, आज़ादी से पहले के ही ये शुरुआत है। जब अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत पर, तो उन्होंने अपने लोगों के लिए जो यहाँ काम करते थे, जिसके उनके कॉलोनी में जो भी अधिकारी काम करते थे, वो भी अंग्रेज, उनको ये नीति निर्देशक तत्व दिए हुए थे। हम लोगों को, भारतीयों को नहीं दिए हुए थे, ठीक ना? इसमें नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आया है? तो ये आया है आयरलैंड के संविधान से आया है। आयरलैंड ने कहाँ लिया है? स्पेन से। स्पेन ने खुद बनाया है, ठीक? तो ये संविधान समझ में आ गया। नीति निर्देशक तत्व जब संविधान बन रहा था, तो बाबा यानी कि इसके संविधान सभा के सलाहकार जो थे बी.एन. राव, तो बी.एन. राव का कहना था कि मानव के अधिकार को 2 भागों में बाँटा जाए। तो इसको जो है, इस बात पर विचार किया गया, प्रारूप समिति में जो है इसको ऐड किया गया है। तो ये बाबा बी.एन. राव ने बोले थे कि देखिए, अधिकार को 2 श्रेणी बाँटेंगे, क्योंकि अभी देश के पास पैसा है नहीं। तो पहला जो है एक न्यायोचित माने एक अधिकार न्याय उचित माना गया, एगो गैर न्यायोचित माना गया। कहने का मतलब एक बहुते ज़रूरी, एक उतना ज़रूरी नहीं है। देश के पास पैसा होगा तो लागू कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो उसके बाद में प्रारूप समिति में क्या कर दिया गया, इसको जोड़ दिया गया। देखिए, प्रारूप समिति में जोड़ने का जो है जोड़ा गया, तो जो एकदम ज़रूरी अधिकार था, न्यायोचित था, एकदम ज़रूरी अधिकार था, तो उसको भाग 3 में रखे। तो उसको कहा गया ये मौलिक अधिकार एकदम ज़रूरी है, ठीक? तो जो एकदम ज़रूरी नहीं था, उसको भाग 4 में रखा गया। कहा गया कि बस देश के पास पैसा होगा तो उसमें से लागू करते जाएँगे, ठीक? तो उसको कहा गया नीति निर्देशक तत्व। क्या कहा गया? नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व भाग किसमें है? तो भाग नंबर 4 में। 36 से लेके कब, अरे सॉरी, हाँ, 36 से लेके कहाँ तक? 51 तक। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक है, और 36 से 51 तक कौन है? नीति निर्देशक तत्व। ये आया है किससे, कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन के सिद्धांत से, स्पेन के संविधान से। स्पेन क्या किया है? खुद बनाया है, ठीक? तो अब समझते हैं इसको बारी-बारी से। देखिए, फिर बाबा साहेब ने भी ये बोले थे, जब प्रारूप समिति में जब ऐड किया गया, तो प्रारूप समिति में ऐड करने के बाद बाबा साहेब बोले थे कि देखिए, इसको लागू करना ज़रूरी होगा। अगर देश के पास पैसा नहीं होता है, तो इसके लिए देखिए, अगर सरकार नहीं लागू करती है, तो जब इलेक्शन का वक़्त आएगा, तो जनता को इसको जवाबदेही होगा सरकार की। सरकार की ज़िम्मेवारी बनेगी कि जनता को जवाबदेही देगी कि आखिर क्यों नहीं लागू किए, लागू किए तो क्यों बंद कर दिया गया। ये जो है जवाबदेही का विषय था। तो देश के पास पैसा जैसे-जैसे हुआ, वैसे-वैसे इनमें से लागू करते गए। तो अभी देखते हैं इसको हम भाग एक गो आर्टिकल देखेंगे, तो आर्टिकल देखें 36 से लेके कहाँ तक है? 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है? 36 से लेके 51 तक है। देखिए, आर्टिकल 36 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्यों की परिभाषा है। राज्य का मतलब कोई विभागीय, कोनो विभाग हो जो स्वतंत्र हो। राज्य का मतलब होता है वो विभाग जो स्वतंत्र हो। जैसे भारत एक राज्य है, अपने स्वतंत्र है, कोई भी निर्णय ले सकता है। तो कोई भी विभागीय जो एकदम स्वतंत्र हो, तो वो विभाग के बारे में कहा गया है, ठीक? तो वह राज्य की परिभाषा दिया गया है। अब अनुच्छेद कितने में? 37 में कहा है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई, जैसे वृद्धा पेंशन मिल रहा है, तो वृद्धा पेंशन अगर नहीं मिलती है, तो इसको लेकर न्यायालय नहीं जा सकता है, न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि यह जो है न्यायालय में लागू नहीं किया जाए। मौलिक अधिकार थोड़े ना है, तो मौलिक अधिकार को लेकर चल जाएंगे आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट। तो इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जो है नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 37 के तहत। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि सरकार जनता के कल्याण करेगी। जनता को माने जितने सामाजिक क्वेश्चन जो पूछेगा, तो दिमाग में रखना है कि ये जो है सामाजिक कल्याण की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सामाजिक कल्याण की बात करेगा, तो समझ जाना चाहिए कि वह किसकी बात है, कहाँ से है? वह नीति निर्देशक तत्व का ही है, ठीक? वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है। तो सामाजिक सरकार जो है जनता कल्याण करेगी। और जैसे में राशन कार्ड है, राशन कार्ड बनाते हैं जो गरीब लोग होते हैं, तो राशन कार्ड बनाया जाता है। तो इसमें राशन कार्ड 2 तरीका से बनाया जाता है। तो राशन कार्ड एक एपीएल होता है, एक क्या होता है? बीपीएल होता है। एपीएल का मतलब अपर पॉवर्टी लाइन, तो जो गरीबी रेखा से ऊपर रहेंगे उसको एपीएल कार्ड दिया जाता है। जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उसको बीपीएल कार्ड दिया जाता है। तो जैसे राशन कार्ड बनाती है, तो ये क्या करती है? सरकार जो है जनता के माने कल्याण कर रही है कि नहीं कर रही है?
कोई गरीब है तो गरीब को खाने के लिए राशन चाहिए, तो वो आज के डेट में भले ही इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अब जो इसको सरकार को बंद कर देना चाहिए राशन कार्ड को। जो है इसको जाँच जाँच करनी चाहिए, जाँच करने के बाद में राशन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि राशन में अब ये देखा जा रहा है कि जिसके पास मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं राशन लाने के लिए, तो क्या वो लोग गरीब है? नहीं, वो लोग गरीब नहीं है, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो गरीब थोड़े आएँगे। तो इसका जो है मिसयूज़ हो रहा है, सरकार की पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ये राशन कार्ड बनाकर यानी जो राशन बाँट रही है, वो राशन में पैसा चला जा रहा है, जिसमें पैसा जो सरकार की पैसा ये वेस्ट जा रही है। इसमें लूट-खसुट बहुत ज़्यादा हो रही है, जनता की पैसा जो है बीच में ही लूट के खाया जा रहा है। तो सरकार को इसको क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। कुछ लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो वास्तव में रियल में गरीब है। तो रियल में जो गरीब है उन लोगों को राशन कार्ड देना चाहिए। राशन कार्ड पर जो से 5 किलो की व्यवस्था है, 5 किलो की जगह पर उनको 10 किलो देना चाहिए। जो रियल में गरीब है, जिसके पास नहीं है खाने का, और जिसके पास है उनको नाम काट कर हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मोटरसाइकिल है, उसके पास क्या दिक्कत है? मोटरसाइकिल से जा रहा है राशन लेने के लिए, ठीक? अब आगे देखते हैं अनुच्छेद कितने 39 में, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर हम मान लीजिए हम जो भी कमाएँ, समान कार्य के लिए क्या करेंगे, समान वेतन देंगे। जैसे आज का वेतन माने आज का वेतन जो है 400 है, दिहाड़ी कितना है 400, तो समान कार्य के लिए क्या करेंगे, समान वेतन देंगे। अगर 2 व्यक्ति है, एक ही कमा कर रहा है, तो समान कर तो दोनों को क्या करना है, समान वेतन देना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ से दें, अनुच्छेद 39 में। राज्य क्या करेंगे, अनुच्छेद 39 को ही राज्य बालकों को स्वास्थ्य और गरिमामय जीवन उपलब्ध कराएगी। कहने का मतलब सरकार की यह जिम्मेवारी बनेगी कि जो बालक है यानी 1 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक ना? अच्छा, अभी सरकार जो है माँ के गर्भ में रहते ही बच्चे को जो है ध्यान में रखती है सरकार, ठीक? तो यहाँ पर जो है क्या करती है, स्वास्थ्यमय और गरिमा को बचा के रखना है सबकी, ये सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है। अब देखिए अनुच्छेद जो है 39 के ए देखते हैं। 39 के ए में है निःशुल्क कानूनी सहायता। अगर हमको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने, जैसे हम केस करने जाएँ, तो केस करने जाएँगे थाना में, तो थाना में पैसा नहीं लगेगा। कोर्ट में जाएँगे तो कोर्ट में पैसा नहीं देना है केस करने का, ठीक? वहाँ पर जो है निःशुल्क सुविधा है। थाना में जैसे पैसा नहीं दे सकते हैं, थाना में निःशुल्क सुविधा दिया गया है। 21 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 39 के ए के तहत, ठीक? 39 के ए के तहत। अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 40, यानी अनुच्छेद को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टिकल कहेंगे। तो अनुच्छेद 40 में कहेंगे ग्राम पंचायतों के गठन का चर्चा है। ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ करेंगे? जिस क्षेत्र की जनसंख्या कितना हो, 7,000 हो। जिस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 7,000। तो 7,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अब इसमें ग्राम पंचायत का एक अलग चैप्टर है, इसको अलग से बता दिया जाएगा कि ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं, इसके कई भाग होते हैं। तो इसको जहाँ की जनसंख्या 7,000 होगा, वहाँ पर जो है ग्राम पंचायतों का गठन कर सकते हैं, ठीक ना? ये सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है। किस आर्टिकल में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद लिखा गया है किसमें, 40 में। ये भी यही है 40, 41, 42, 43, 44, 43, 44, 45। तो अभी यहाँ तक जो है, अगला जो है जो अनुच्छेद है उसको अगले वीडियो में बना दिया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद कितने में, अनुच्छेद 41 में। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना है। कुछ दशाओं, जैसे कुछ दशा के मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, उसके प्राकृतिक ने भेदभाव किया है, विकलांग है, तो विकलांग भाई चलेगा कैसे? तो उसके लिए सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि उसको साइकिल की उपलब्ध कराए, ठीक? किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 42 किसके तहत, 41 के तहत। जैसे विकलांग को साइकिल देना, वृद्धा पेंशन, क्योंकि अब बूढ़े हो गए हैं तो कमाने तो जा नहीं सकते हैं, उसको इतना कुछ तो देना ही होगा। सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन भी दिया जाता है। विधवा पेंशन, जो विधवा हो चुके हैं उनको भी विधवा पेंशन मिलता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 41 के तहत। यानी कुछ दशा ऐसी अगर दशा हो जाती है तो सरकार जो है आपको पेंशन के रूप में देगी। विकलांग को साइकिल देगी, वृद्धा अगर बूढ़े हो गए तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है? अब अनुच्छेद जो है 42 में देखते हैं। 42 में क्या है कि न्याय संगत कार्यों की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। जैसे अगर मान लीजिए काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है, 2 टीचर है, महिला और पुरुष 2 टीचर है, तो महिला को देखना है कि दोनों का काम तो सेम है पढ़ाने का, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वहाँ पर उनको छूट दिया जाएगा महिलाओं को।
जैसे अगर महिला गर्भवती है, टीचर जो है गर्भवती है, तो उनको जो है उसके कार्यों में ढील दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, कुछ दिन के लिए छुट्टी दिया जाता है, लेकिन वेतन को रुका नहीं जाएगा। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 42 के तहत। अनुच्छेद 43 में कहा गया कि निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी सरकार इतनी मजदूरी देगी कि जिसकी उसकी जीवनी चल सके, वो अपना जीवन गुजारा बसरा कर सके। ठीक, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 43 के तहत। अब अनुच्छेद 43 के ए, देखिए दोनों को हम बता रहे हैं अनुच्छेद कौन कौन, तो ए हो गया कौन? अनुच्छेद 39 के ए और अनुच्छेद जो है 43 के ए, दोनों को जो है जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, अब अनुच्छेद 43 के ए हो गया उद्योग प्रबंधनों में कामगारों की क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। उद्योग धंधों में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 के बी में कहा गया है सहकारिता। सहकारिता के मतलब कोई भी ऐसे कार्य जो 1 से 20 माने कम से कम 10 आदमियों का क्या होना चाहिए? संगठन होना चाहिए। जैसे सुधा दूध जो होता है ये सहकारी काम में होता है, इसमें 10 लोगों का क्या होता है? सहभागिता होता है। इसके लिए सरकार द्वारा कोर्ट क्या करते हैं? कागज बना के देती है इन लोगों को। ठीक, अब अनुच्छेद जो है 44 में समान सिविल संहिता, क्या है? समान सिविल संहिता, यानी सबके लिए कानून क्या होना चाहिए? बराबर हो। सबके लिए कानून बराबर है। जैसे अगर देखेंगे कि मान लीजिए विवाह का देखेंगे नियम, तो विवाह में अगर देखें कि हिंदू में और मुस्लिमों में यानी अलग अलग धर्मों में अलग अलग विवाह की रीति है, लेकिन तलाक का जो नियम होगा एक ही होगा। तो ये यानी समान सिविल संहिता जो अनुच्छेद किसमें किया गया है? 44 में। अभी जो है ये कहाँ लागू हुआ है? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में लागू हुआ है। समान सिविल संहिता कहाँ लागू हुआ है? तो गोवा में। ठीक है, तो अभी जो है अब इसको लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को जीवन जीना जो है नरक हो चुका है, क्योंकि तलाक के उसके अगर मुस्लिमों में देखेंगे तलाक की प्रक्रिया बहुत हिंदुओं के अपेक्षा सरल होती है, इसलिए इसको लागू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगला जो है इसके अगला अनुच्छेद जो है अगले वीडियो में आएंगे लेकर। ठीक, माने आगे पढ़ेंगे इसके बाद में, अगले वीडियो में मिलेंगे।